अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोग को गैमा डी के पढ़ाना था। इसके अलावा जो है मैंने आप लोग के एक प्रॉब्लम भी निकाल के रखी है। स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने जो है अल्फा डी के देखा था, बीटा डी के देखा था। अब हम जो है गैमा डी के देखने जा रहे हैं। तो बीटा डी के में हमने देखा था कि हमारे पास जो है एक था हमारे पास, उसमें तीन हमने उसके पार्ट्स देखे थे। एक में जो है हमने बीटा नेगेटिव देखा था, बीटा नेगेटिव डी के देखा था, जिसमें हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है इमिट आउट हो रहा था और एंटी न्यूट्रिनोज के साथ मिल रहा था। और वहां पर हमारे पास क्या था कि हमारे पास जब हम बीटा पॉजिटिव का हम देख रहे थे, जहां पर पॉजिट्रॉन इमिट आउट हो रहा था और न्यूट्रिनो हमें मिल रहा था। तो दोनों में कुछ ना कुछ फर्क था। हमारे पास एक जगह पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा थे और एक जगह पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा थे। ठीक है। और फिर हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर देखा था। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमारे पास हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है प्रोटॉन्स ज्यादा थे और न्यूट्रॉन्स कम थे। तो हमने जो है प्रोटॉन्स जब ज्यादा थे तो उसने क्या किया था कि हमारे पास जो सबसे करीब तरीन ऑर्बिट था न्यूक्लियस के, उसने वहां से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया था। और जब उसने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कैप्चर किया तो वो न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होने के बाद वो न्यूट्रॉन बन गया था। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वहां पर इक्वल हो गए। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फायदा आपको किसका होता है? इन सब में सबसे ज्यादा फायदा आपको जो होता है, यानी सबसे ज्यादा जो इनमें से डोमिनेंट होता है, वो हमने देखा था हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीटा नेगेटिव इमिशन और बीटा बीटा नेगेटिव डीके जो होता है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा होता है, वो सबसे ज्यादा हमारे पास जो है क्या होता है, वो हमारे पास सबसे ज्यादा हमने देखा था वो डोमिनेंट होता है और सबसे ज्यादा वो ही यूज हो रहा होता है। क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या होता है, बीटा नेगेटिव देखिए कि ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि हमारे पास नॉर्मली हम क्या देख रहे होते हैं, हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है हमेशा हमारे पास कम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नॉर्मली हमारे पास ज्यादा होते हैं। और किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को भी हम इस तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी हम इनके रेशो की बात करते हैं, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो ही हम देखते हैं अल्फा बीटा और गैमा डीकेस में। स्पेशली बीटा डीके की हम बात करें, और मैंने वहां पर आप लोगों से एक चीज और शेयर की थी कि 900 तकरीबन एटॉमिक न्यूक्लाई हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास उसमें से 280 जो है न्यूक्लाई ऐसे हैं रेडियो एक्टिव जो कि स्टेबल होते हैं, बाकी इतने स्टेबल होते नहीं है। फिर दूसरी बात हमने देखी थी कि हमारे पास आइसोबार्स और आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस होता है। आइसोबार्स हमें तब मिल रहे होते हैं जब आपके पास जो है एटॉमिक नंबर, अगर आप वहां पर जाएं आइसोटोप्स में, तो आइसोटोप में हमारे पास क्या चेंज हो रहा होता है, हमारे पास वहां पर जो है एटॉमिक यानी मास नंबर चेंज हो रहा होता है हमारे पास, और हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रह रहा होता है। यानी आइसोटोप्स की क्या डेफिनेशन थी हमारे पास के, आइसोटोप्स हमारे पास हम उन एटम्स का ले रहे होते हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन आइसोबार्स में इसका उल्टा है। आइसोबार्स में हमारे पास मास नंबर कांस्टेंट रहता है, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो रहे होते हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कम हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉर बीटा डीके की बात हो रही है। अब गैमा डीके की तरफ चलते हैं। गैमा डीके में हमारे पास गैमा रेजेस जो होती है वो सबसे हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं, और इनकी पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और इनका काफी हद तक इनका नेचर जो है मैच करता है एक्स रेज की तरफ। ठीक है, और लेकिन फर्क क्या होता है इन दोनों के दरमियान, थोड़ा सा वेवलेंथ की रेंज का फर्क होता है। वेरी ऑफन अ न्यूक्लियस दैट अंडरगो रेडियोएक्टिव डीके इज लेफ्ट इन द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि एक न्यूक्लाई जो है जो कि एक रेडियो एक्टिव डीके में चला गया, इज लेफ्ट इन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, तो वो क्या मौजूद होगा, इस जो कि किस में जा रहा है, एक रेडियो एक्टिव यानी उसका डीके का प्रोसेस करीब आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पैरेंट न्यूक्लाई है, और एक पैरेंट न्यूक्लाई जब उसका जब डीके की तरफ जाता है, यानी उसमें से हमारे पास तो वो कहाँ मौजूद होता है, इज लेफ्ट इन एन
excited energy state. The nucleus can then undergo a second decay to a lower energy state. यानी कहने का मतलब है यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट आती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ मौजूद होता है इस रेडियोएक्टिव डीके में, इज लेफ्ट इन एन एक्साइटेड एनर्जी, और जब उसका सेकंड डीके होता है तो वो कहाँ मौजूद होता है, लोअर एनर्जी स्टेट, परहैप्स टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट को हम ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो थर्ड लेवल पे जा रहा है, ठीक है, थर्ड एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट में वो सेकंड में आ जाता है तो पहला डीके उसका हो गया। फॉर एग्जांपल अब उससे लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है, फॉर एग्जांपल वो ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो ग्राउंड स्टेट में जब वो आएगा तो वहां वो आने के बाद क्या करता है कि हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स को एमिट आउट करता है। जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी ऐसे एनर्जी लेवल में आ रहे हैं जिसकी एनर्जी ऑलरेडी लो है, तो जितनी एनर्जी उस लो लेवल की है उतनी एनर्जी को वो इमिट आउट कर देगा जिसकी उसको जरूरत नहीं है, और जिसको वो इमिट आउट करेगा निकालेगा इन फॉर्म ऑफ हाई एनर्जेटिक फोटोन की फॉर्म में निकालेगा। तो हमारे पास ये जर्नल इक्वेशन है कि ये आपके पास डॉटर एलिमेंट था, स्टेरिक पेस पे ये शो किया है कि ये इस वक्त किस स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, और इस वक्त ये डॉटर पेरेंट न्यूक्लाई है। जब कोई पेरेंट न्यूक्लाई हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ रहा होगा तो क्या होगा कि आपके पास, अब देखो वो एक्साइटेड से लोअर एनर्जी स्टेट में है, उसके हमारे पास गैमा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब है हमारे उसमें जो है ना तो एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है ना मास नंबर में चेंज आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो एनर्जी उसने ली थी ना, जो एनर्जी उसने ली थी और अब वो लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ रहा है अपनी ओरिजिनल हालत में, तो वो जो हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स को इमिट आउट करेगा असल में वो उस एनर्जी को रिलीज आउट कर रहा होगा जिसकी उसे जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहां पर उसके मास में एटॉमिक नंबर में या एटॉमिक मास नंबर में एटॉमिक नंबर में उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। देखो ये मैंने आपसे बात की ना, स्टेरिक हमें क्या बता रहा है, स्टेरिक हमें बता रहा है इसकी एक्साइटेड स्टेट का, और यहाँ लिखा हुआ भी है एक्स स्टेरिक इंडिकेट्स अ न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है इस वक्त, जो है हमारा एटम जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। द टिपिकल लाइफ हाफ लाइफ ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट इज 10 की पावर -10 सेकेंड्स। अच्छा, जो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई स्टेट में जाता है तो वहां जो है उसके रहने की, वहां मतलब अगर वो वहां रुका हुआ है तो वहां वो कितनी देर तक रह सकता है, 10 की पावर -10 सेकेंड्स तक रह सकता है। उसके बाद जो है जब वो इससे ऊपर टाइम हो जाएगा तो वापस वो जो है ना अपनी ओरिजिनल जो है स्टेट में वापस आता है। ओरिजिनल स्टेट में आने के बाद वो फोटॉन्स को इमिट आउट कर देता है। फोटॉन्स इमिट इन सच अ डी एक्साइटेशन प्रोसेस आर कॉल्ड गैमा रेज। ठीक है, और सच फोटॉन्स है वेरी हाई एनर्जी। हमारे पास कुछ फोटॉन्स जो ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे यही कहा कि फोटॉन्स जो हैं एक तो हमारे पास इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है, दूसरी बात कि आपके पास ये जो गैमा रेज हैं वो ये फोटॉन्स इमिट आउट कर रहे हैं। तो फोटॉन्स हमारे पास जो होते हैं, या मैं एक्सरेज की बात करूं, ये हाईली एनर्जेटिक हैं, बहुत ज्यादा इनकी एनर्जी होती है। तो हमें एनर्जी इनकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, एक 1 मेगा इलेक्ट्रॉन से रेंज दी हुई है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गीगा जो होता है वो 10 की पावर 12 होता है, तो सोचो कितने का फर्क आ गया, तकरीबन 1 मिलियन का। 10 की पावर ये 6 है। ठीक है, रिलेटिव टू द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। अब उन्होंने जो है ना देखो आगे ये भी दे दिया कि सच फोटॉन हैव वेरी हाई एनर्जी, रेंज दे दी, रिलेटिव टू द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट जिसकी एनर्जी कितनी होती है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो इस चीज से बहुत कम है, तो इसका तो दूर दूर तक इन जो है गामा रे से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट की रेंज कितनी होती है कौन मुझे बताएगा, और उनकी वेवलेंथ कैसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है या लॉन्ग वेवलेंथ होती है? मुझे जवाब चाहिए, मैं कुछ पूछ रही हूँ। विजिबल लाइट जो होती है वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं या लो लो एनर्जी होती है उनकी? मुझे चैट में मैसेज नहीं चाहिए, मुझे आप उस पे आके जवाब दीजिए, अपना स्पीकर ऑन करके, अपना माइक ऑन करके। मैं सवाल फिर रिवाइज कर रही हूँ कि जो हमारे पास विजिबल लाइट हाई होती एनर्जेटिक होते होंगे, है, हाई एनर्जेटिक होते हैं।
विजिबल लाइट, सोच लो। बस आप बता दे। नहीं, खुद बताओ, मैंने पूछा आप ही लोगों से। हाईली एनर्जेटिक नहीं होते ये। विजिबल लाइट है, नजर आती है, जबकि जो हाईली मैम एनर्जेटिक रेज होंगी ना वो आपको नजर नहीं आ सकेंगी, उसको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो हमारे पास जो देखो जो एनर्जी और वेवलेंथ का जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है, हमारे पास फोटॉन्स की एनर्जी हम किससे निकालते हैं, इक्वेशन होती है ना, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। आपके पास ये क्वेश्चन होती है, एक तो ये भी, हाँ, इक्वेशन होती है हमारे पास E इज इक्वल्स टू एच एफ या एच म्यू, ठीक है। और v बराबर होता है आपके पास v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो f आपके पास किसके बराबर हो गया, v अपॉन लैम्डा। अब यहां से बताओ कि मुझे क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए जवाब, जो जो मौजूद है कोई ना कोई जवाब दे मुझे। यहाँ से क्या चीज समझ आ रही है हमारे पास, मिस बताओ। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। और अगर बस। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो है, लेकिन हमारे पास कौन सी ऐसी जो है वो, हमारे पास दो तरह की वेवलेंथ हो रही होती है। हमने बात की थी जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर डिस्कस किया था शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ को। तो तो मैं लॉन्ग वेवलेंथ होगी ना ये, किसकी होगी लॉन्ग वेवलेंथ, विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट की। और जो हाईली एनर्जेटिक है, अच्छा देखो, अब ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आई, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। मैं यहाँ पुट करूं तो मेरे पास जो है जो वेवलेंथ है इसका जो रिलेशन है वो क्या बनता है आपके पास यहाँ से, ये वेवलेंथ का रिलेशन जो है हमारे पास इससे जो है क्या बनता है, कम बनता है, इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास वेवलेंथ शॉर्ट होगी, वेवलेंथ कम से कम होगी तो वो हाईली एनर्जेटिक होंगी, और अगर लॉन्ग वेवलेंथ होंगी तो उनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। कम होगी। हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं जब आप लोगों से बात करी थी, जैसे कि विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, तो इनकी जो एनर्जी होती है ना वो इतनी हाई नहीं होती है। अगर आप यूवी रेडिएशंस की तरफ चले जाओ, इंफ्रारेड रेडिएशंस की तरफ चले जाओ, तो उन वो हाईली एनर्जेटिक होती है, उनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है। अच्छा, recall from that section that the energy of photon emitted or absorbed by an atom equals the difference in energy, एक मिनट, बाकी स्टूडेंट्स को बोल दिया, मैं किसी को एंटर नहीं होने दूंगी जो भी आएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मैंने स्टार्ट कर दिया था और तकरीबन टाइम जो हो गया वो 3:20 हो गया। हम्म, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास जो है ये कह रहे हैं, पीछे इन्होंने क्या बोला है, पीछे इन्होंने, एक मिनट मैं पहले इसको यहाँ से वाइप करूं, देखो पीछे इन्होंने क्या बोला है, एक तो ये मेरा, यहाँ इन्होंने क्या बोला है हमारे पास कि हमारे पास जो द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन्स, यानी ये वाली जो हमारे पास एनर्जी है ये किसके बराबर होती है, इमिट फोटॉन इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड, इमिटेड और एब्सॉर्ब के हमारे पास बराबर होती है। यानी यहाँ कहने का मतलब है हमारे पास दो एनर्जीज होंगी ना, एक हमारे पास एनर्जी होगी, एक मिनट रुक जाइए आप लोग जरा। तो हमने जो पीछे बात की थी वो हमने ये बात की थी कि हमारे पास दो किस्म की एनर्जी होती है, जब फोटॉन से इमिट आउट होते हैं तो हमारे पास दो दो किस्म की एनर्जी होती है। एक वो जो इमिट आउट हो रही होती है, एक वो जो जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा होता है तो वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो हमारे पास जो है
जब दो किस्म की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास उसका डिफरेंस बराबर होता है फोटॉन्स की एनर्जी के, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, यानी टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से मुराद है एक वो स्टेट जिससे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है और फोटॉन्स को एनर्जी जो है जितनी निकाल रहा है, लेकिन वो एनर्जी किसका डिफरेंस होगी जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में गया और लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आया, ठीक है। तो उन दोनों के दरमियान का डिफरेंस हमें मिलता है, हमारे पास वो एनर्जी जो फोटॉन की जो उसने जितनी जो उसने रेडिएशंस इमिट आउट किए हैं वो एनर्जी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। सिमिलरली gamma rays gamma rays photon has an energy hf that equals to the energy difference delta E. मैंने आपसे यही कहा ना कि हमारे पास जो गैमा रेज हैं जो कि फोटॉन्स बेस्ड होते हैं उनकी एनर्जी क्या है HF, और HF मैंने आपसे अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था कि हमारे पास E किसके बराबर होता है, फोटॉन्स की एनर्जी हम जब निकालते हैं H इंटू एफ, H आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है और F आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। डेल्टा E बिटवीन द टू न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, यानी दो एनर्जी लेवल्स जब हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस डेल्टा ई कहला रहा है। और डेल्टा ई असल में वही एनर्जी है जब वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आया और उसने बीच में जब वो वापस आया तो जितनी रेडिएशन उसने इमिट आउट किए इन फॉर्म ऑफ फोटॉन असल में वो उसकी एनर्जी का डिफरेंस था, ठीक है। व्हेन अ न्यूक्लियस डीके बाय इमिटिंग अ गामा रेज, जब न्यूक्लियस डीके में आया और उसने गामा रेज जो है क्या किए, इमिट आउट किए, द ओनली चेंज इन द न्यूक्लियस, सिर्फ उसके किस में डिफरेंस आ रहा है न्यूक्लियस के, द ओनली चेंज इन द न्यूक्लियस इज दैट एंड अप्स इन अ लोअर एनर्जी स्टेट, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर वापस आ रहा है, दो दफा उसने डीके किया, पहले एक हायर एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी स्टेट में आया, फिर उस लोअर एनर्जी स्टेट से बिल्कुल ग्राउंड पे चला गया, ठीक है। तो दो दफा उसमें डीके हुआ है, जो सेकंड डीके हुआ है ना उसमें हमारे पास फोटॉन्स जो है ना इमिट आउट हुए हैं हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इक्वेशन भी देखी, तो इक्वेशन में हमें क्या मिला, इक्वेशन में हमने गौर से देखा तो हमने देखा कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है उसमें कोई चेंज हमारे पास नहीं वाक़ हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ चेंज किसने आ रहा है, सिर्फ तब चेंज आ रहा है जब इलेक्ट्रॉन जो है जम करता हुआ खुद आहिस्ता आहिस्ता मजे से घूमता हुआ कहाँ आ रहा है, न्यूक्लियस के करीब आ रहा है। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस श्रिंक हो रहा होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब चीज़ों में डिफरेंस आ रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है देयर आर नो चेंज इन जेड एन एंड ए, ठीक है। और जेड एन ए आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर है आपके पास, यानी नंबर एटॉमिक नंबर में आपके पास क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन पीन्स है आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। और मास नंबर जो होता है आपके पास वो असल में अच्छा मास नंबर जो होता है वो आप उसको मास नंबर को आप क्या कह रहे होते हो, मॉलिक्यूलर मास भी कह रहे होते हो, आप उसको एटॉमिक मास भी कह रहे होते हो, क्यों, क्योंकि वो असल में सम होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये चीजें कहाँ मौजूद होती हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस का जो हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस पार्ट होता है ना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब वो कह रहा है न्यूक्लियस में रीच एन एक्साइटेड स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेंट कोलिजन विद अनदर पार्टिकल। अब न्यूक्लियस अगर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और वो किसी चीज से टकराता है, कैन मे रीच एन एक्साइटेड स्टेट एज द रिजल्ट ऑफ अ वायलेंट कोलिजन विद अनदर पार्टिकल, यानी अगर वो एक्साइटेड स्टेट में गया है, वो पहुंच गया फर्स्ट कीजिए एक्साइटेड स्टेट में और किसी पार्टिकल से वो बहुत ज्यादा कोलिजन, मतलब उनके दरमियान जो कोलिजन हुआ है इतना जबरदस्त किस्म का हुआ है, मोर कॉमन however is for a nucleus to be an excited state after it has undergone alpha or beta decay। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि वहां पर कौन सा डीके हो सकता है, वो उस एलिमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे ये देखो ये दिखाया हुआ है आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन भी दिखाई हुई है। अब यहाँ पर जो है आपके पास ये भी दिखाया हुआ है और ये भी दिखाया हुआ है, लेकिन ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं इस इक्वेशन की तरफ जाऊंगी, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने यहाँ पर वैसे थोड़ा सा बता दी कि लिखा क्या, एनर्जी लेवल का डिफरेंस बताया है। In this process, the daughter nucleus carbon is left in the ground state।
अच्छा, ऊपर क्या लिखा है? इन दिस प्रोसेस द डॉटर न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट डिनोटेड बाय 12 स्टेरिक एंड द बीटा डीके इज फॉलोड बाय अ गामा डीके। देखो मैंने आपसे 2 डीके की बात की, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड डीके हुए से 2 डीके की बात की। फर्स्ट डीके में हमारे पास जो है कुछ ना कुछ रेडिएशंस इमिट आउट हुए होंगे, लेकिन वो रेडिएशन असल में हमारे पास जो इमिट आउट हुए हैं, जो डीके वहां पर हुआ है, वो हमारे पास गैमा डीके नहीं हुआ। वो या तो हमारे पास बीटा पॉजिटिव डीके हो सकता है या बीटा नेगेटिव डीके हो सकता है, या मे भी हो सकता है कि वो आपके पास अल्फा डीके हो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्राउंड स्टेट में अभी नहीं आया है, ठीक है ना। किसी हायर एनर्जी स्टेट से वो गया है पहले एक ऐसी स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट ही है, लेकिन वो एक ऐसी स्टेट है, उसको भी हम एक्साइटेड स्टेट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है आपके पास ग्राउंड स्टेट नहीं है, वो एक लोअर एनर्जी स्टेट तो है। लोअर एनर्जी स्टेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उससे पहले वाली जो स्टेट थी वो उससे भी ज्यादा हाई स्टेट, हाईली एक्साइटेड स्टेट थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन दिस प्रोसेस, डीके प्रोसेस, इस डीके प्रोसेस में, यानी ये वाला बोरॉन की बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझाना चाह रही हूँ मैं। इसने लिखा है ना, देखो यहाँ पर, मोर ओवर कॉमन फॉर ए न्यूक्लियस टू बी एन एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, पहली वाली एक्साइटेड स्टेट में, तो वहां पर या तो हमारे पास अल्फा डीके मिलेगा या बीटा डीके मिलेगा, यानी ये वाला। इस वक्त बोरॉन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मौजूद है, तो होगा क्या? वो इस वक्त एक्साइटेड स्टेट में अगर मौजूद हो, इन दिस प्रोसेस द डॉटर न्यूक्लियर, यानी यहाँ पर वो मौजूद है, ठीक है। अब वो एक दूसरे ऐसी स्टेट में वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लो कि ये मेरे पास n क्या है, n इज इक्वल्स टू, मैं कह लूँ ये नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है मेरे पास 4 है। जब ये जो है वापस आता है एक ऐसी स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है, मैं इसको कह दूं कि ये कौन सी स्टेट है? अगर मैं कहूँ ये 3 है, अब भी जो है ना, ये क्या है, ये कौन सी स्टेट है? ये मैं कहूंगी कि ये मेरे पास ऐसी स्टेट है जो कि इसके लिहाज से तो ये लोअर एनर्जी स्टेट है, लेकिन अगर मैं मजीद नीचे जाऊं तो उसके लिहाज से ये एक्साइटेड स्टेट ही होगी। तो बोरॉन जो है आपके पास, अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब एक हायर एनर्जी स्टेट से एक लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो वहां पर क्या हुआ कि उसने, यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर आपके पास बीटा डीके हुआ है। और कौन सा बीटा डीके हुआ है? बीटा नेगेटिव डीके हुआ है, ठीक है। देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हो रहे हैं। जब वो इस एनर्जी स्टेट में आया तो हमारे पास पहला डीके हुआ। पहला डीके, अब यहाँ पर या तो अल्फा था या बीटा था, हमने देखा, हमने चेक किया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास कौन सा डीके हो गया? यहाँ पर हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके हुआ है, इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ है, और एंटी न्यूट्रिनो भी हमें मिलेगा, वो भी एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। तो जब वो इस स्टेट में आया, अब ऊपर वाली चीज को भूल जाओ, अब ऊपर वाली चीज को भूल जाओ, अब नीचे भी कुछ जो है ना ऑर्बिट्स हैं। फर्ज कर लो ये n इज इक्वल्स टू 2 है, और ये मैं कहूँ कि ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ये मैंने अपने तरीके से बनाया। ये वाला जो है ना, ये वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, तो इस वक्त यहाँ आने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया। इसका मतलब है इसके अंदर जो है ना एक प्रोटॉन की भी कमी हो गई। तो अब प्रोटॉन की, इसके सॉरी, प्रोटॉन तो आया है, इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुआ है और एक प्रोटॉन है इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपके पास इसमें क्या हुआ कि अब जो है ये एक ऐसी स्टेट में है जहां पर आपके पास जो है, अब ये स्टेट कैसे बिहेव करेगी? एज ए एक्साइटेड स्टेट बिहेव करेगी। तो इसलिए आपके पास कार्बन के ऊपर स्टेरिक आ रहा है, कार्बन के ऊपर स्टेरिक आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर इस वक्त भी ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये ऑर्बिट इस वक्त जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट है जो पहले वाले के मुकाबले में बिहेव कर रही थी लोअर एनर्जी स्टेट, लेकिन अब ये सिर्फ ये 2 स्टेट्स रह गई। अब मैं इलेक्ट्रॉन को भेजना चाह रही हूँ बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर मैं जो है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं ग्राउंड स्टेट में भेजना चाह रही हूँ, तो होगा क्या कि जो है वो एक्साइटेड स्टेट से थर्ड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में, यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और जब वो इस स्टेट में वापस आएगा, तो होगा क्या कि आने के बाद इसमें से फोटॉन्स इमिट आउट होंगे,
और फोटॉन्स के एमिशन की वजह से मुझे क्या मिलेंगी, गैमा रेस मिलेंगी। लेकिन मेरे पास सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा होगा, लेकिन इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में देखो फर्क नहीं आया। और ये जो स्टेट होती है ना, जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है, ये सबसे स्टेबल आपके पास हालत होती है। और कार्बन हमें जब मिलता है एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर 6, ये सबसे स्टेबल इसकी जो है कंडीशन होती है। अब ये देखो, इन्होंने दो तरीके से इन्होंने बीटा डीके दिखाया है, बीटा डीके और अगर देखो हमने गैमा डीके को कैसे देखा, गैमा डीके का हमने देखा कि हमारे पास डायरेक्टली गैमा डीके नहीं हो रहा होता, जब बल्कि हमारे पास दो डीकेज हो रहे होते हैं। पहले में वो जो है हमारे पास या तो अल्फा या बीटा डीके होगा, जो कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में वापस हो रहा होगा। फिर जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ रहा होगा, तो वो स्टेट जो है फिर अगले डीके के लिए कैसे बिहेव करेगी, एज अ हाई एनर्जी स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट बिहेव करेगी। ठीक है, और जब वो एज अ हाई स्टेट बिहेव करेगी, तो फिर दूसरा डीके होगा। ठीक है, ये तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, और यहां से यहां तक आने में उसको कितनी एनर्जी उसने निकाली है, फोटॉन्स की कितनी एनर्जी है, ये एनर्जी है। ठीक है, अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे वापस आता है, डायरेक्ट ग्राउंड पर आता है, तो तब हमारे पास गैमा डीके तो नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास बीटा डीके हो रहा है, बीटा नेगेटिव डीके। अब ये इक्वेशन देख लो, बोरॉन था, बोरॉन जो है एक हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आया, तो उसने जो है ना तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इमिट आउट किया। इलेक्ट्रॉन इमिट आउट किया तो उसमें प्रोटॉन्स तो थे, अब ये किस में टूट गया, कार्बन में टूट गया, और हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुआ और एंटी न्यूट्रिनो मिला। फिर अब ये जो है, ये जो चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, पहले जो है ये पैरेंट न्यूक्लियाई था, ये डॉटर न्यूक्लियाई में टूट गया, एक इमिट आउट हुआ और हमारे पास ये चीजें मिली। अब ये चीज हमारे पास कैसे बिहेव करेगी, ये वाली चीज, अब ये वाली चीज हमारे पास बन गई पैरेंट न्यूक्लियाई। अब ये जो है एक ऐसी स्टेट में वापस आ रही है जो कि ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और स्टेरिक का मतलब मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है, स्टेरिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास जो है एक्साइटेड स्टेट में, जब वो दोबारा डीके होगा और ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास स्टेबल हो जाएगा, और जब वापस आ रहा होगा तो उस वक्त हमारे पास गैमा डीके होगा और हमारे पास फोटॉन्स इमिट आउट होंगे इन फॉर्म ऑफ गैमा रेस। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें अगर गैमा डीके देखना है, तो वहां पर हमारे पास डायरेक्टली गैमा डीके हमारे पास नहीं होता, बल्कि वहां पर दो किस्म का डीके होता है। पहले डीके जो होगा या तो वो अल्फा डीके होगा या बीटा डीके होगा, और नेक्स्ट जो डीके होगा उसमें हमें मिलेगा कौन सा, गैमा डीके मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्टली किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंडेड स्टेट में आता है, तो वहां पर ये शो कर रहा है कि हमारे पास कौन सी जो है वो हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है। और देखो, यहां से यहां आने में हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी है, 13.4 मेगा इलेक्ट्रॉन, और ये वो एनर्जी होती है जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज होती है। और फिगर, ये वाली जो फिगर है, ये हमें यही क्या बता रही है, देखो पहले वाले पार्ट में ये वाला जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने में बीटा डीके हो रहा है, और फिर ये वाला जो पॉइंट है हमें ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे पास कौन सा डीके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। तो अब यहाँ पर कौन सा डीके हो रहा है, यहाँ पर गैमा डीके हो रहा है। तो वो यही चीजें बताने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, और देखो 13.4, ये डिफरेंस ये यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी का है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसने क्या किया, इसने 4.4 को माइनस कर दिया है, ये वाले पार्ट को। अगर मुझे ये वाली एनर्जी चाहिए, मुझे ये वाली एनर्जी चाहिए, ये कौन सी एनर्जी होगी, ये असल में मेरे पास ये गैमा रेस की एनर्जी होगी। और ये कैसे होगी, मेरे पास टोटल एनर्जी तो ये है ना, और इस टोटल एनर्जी में से मैं इस वाले पार्ट की एनर्जी जो कि 4.4 है, मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी आ जाएगी, जो असल में मेरे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो गैमा डीके है मेरे पास यही खत्म होता है, और ये जो है एक टेबल है जो कि मैं शेयर कर दूंगी, और नेक्स्ट उसमें आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए, मैं उसमें आप लोग को जो है मुझे न्यूमेरिकल समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए, मुझे उसमें न्यूमेरिकल समझाना है। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में 5 मिनट में मैं आप लोगों को ना वो शेयर करती हूँ, इसका लिंक शेयर करती हूँ। ठीक है, यहाँ की क्लास में अभी ये वाला जो है मैं अभी स्टॉप नहीं कर रही हूँ, और अगला मैं आप लोगों को लिंक शेयर करती हूँ। कोई मैसेज नहीं करेगा और अब कोई भी नहीं आएगा।
ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है? जी मैम बस सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रही हूँ, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारे पास अल्फा डीके का है। तो अल्फा डीके के प्रॉब्लम पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक एनर्जी की कन्वर्जन मुझे बतानी है, ये वाली। हाँ, पहले मैं ये वाली चीज बता देती हूँ कि ये चीज कैसे कैलकुलेट होती है। कि अगर मुझे मैं जो है काइनेटिक एनर्जी की बात करूं या अल्फा पार्टिकल की एनर्जी की बात करूं, तो अल्फा पार्टिकल का जो हमारे पास ये जो है ना, ये असल में मास है mp। ठीक है, ये असल में मास दिया हुआ है मुझे mp। एक मिनट, मैं यहाँ पर ड्रॉ, ठीक है, ये जो है ना मेरे पास असल में m p है, मास ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि हमारे पास जब अल्फा डीके होता है तो उसमें क्या इमिट आउट हो रहे होते हैं, उसमें हमारे पास जो है इमिशन हो रहा होता है असल में प्रोटॉन्स का। ठीक है, तो मैं असल में उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। हाँ, ये हमारे पास मास एनर्जी रिलेशन का फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू एम पी सी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन का जो है वो प्रोटॉन का मास रखा है, और प्रोटॉन के मास के साथ मेरे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, वैसे तो हम जो हमारे पास जो होती है, हम एक्यूरेट वैल्यू लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर मैं जो हूँ ना, उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है मैंने वो ली है। ठीक है, और मैंने जब वो ली तो मेरे पास ना, मैंने इसका स्क्वायर लिया, और स्क्वायर लेने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास ये वैल्यू जो आ रही है ना प्रोटॉन की, ये मेरे पास आ रही है जूल में। लेकिन मैं जो अपने पास न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगी, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करूंगी। तो मेरे पास असल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के। ये पॉइंटर नजर आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ? पॉइंटर का कलर चेंज कैसे होगा? ये कलर यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, पता नहीं कहाँ से चेंज होगा। फॉर्मेट, वैसे ठीक है, चार्ज की वजह से मल्टीप्लाई किया आपने? ये चार्ज भी हम इसको वैसे तो चार्ज ही कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही होता है। लेकिन जब किसी हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे होते हैं ना, जब हम किसी भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो हमारे पास जब हम उसको जूल की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास असल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के। ठीक है, और मैं जा रही हूँ एक छोटे से बड़े यूनिट में। जब हम जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये बताओ? छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई। छोटे डिवाइड से करते हैं मिस, मैम डिवाइड डिवाइड करते ये कैसे लड़के हैं, लगता है कि पढ़ते ही नहीं है, मैथमेटिक्स भूल गए हैं। अभी भी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये हाल है कि ये भी भूल गए हैं कि छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, ग्राम से जब केजी में जा रहे होते हैं ना, तो डिवाइड कर रहे होते हैं 1000 से, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है क्या है कि अब हमारे पास, मैंने जो है ना देखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास इतने के बराबर है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के। ठीक है, तो अब मैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको इसी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। इस वैल्यू से मैंने जब इसे डिवाइड किया तो मेरे पास जो है ना ये चीज कन्वर्ट हो गई। मैं लिख नहीं सकती, ये चीज ना मेरे पास कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये जो होता है ना यूनिट, ये असल में आपके पास अगर हम देखें, हमारे पास जो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, उसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट में ले रहे होते हैं। हमारे पास जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास होता है, जब हम उसको केजी में नहीं लिखते, तो हम उसको लिख रहे होते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, और यू जो सिंबल होता है वो उसी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है, जो मास नंबर होता है ना हमारे पास किसी भी पार्टिकल का, जिसमें आपके पास प्रोटॉन्स इमिट आउट हो रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हो रहे होते हैं, और उसमें सॉरी प्रोटॉन्स जो इमिट आउट हो रहे होते हैं, उसका जो हमारे पास होता है, उसका यूनिट हम लिख रहे होते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी स्मॉल यू। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास जो एनर्जी आ रही थी ना प्रोटॉन की, वो ये आ रही है 933.122। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है। एक्चुअल वैल्यू मैं बता देती हूँ कि क्या है, मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, अगले उसमें मैंने लिखी हुई है, आगे प्रॉब्लम में मैंने लिखी हुई भी है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, एक मिनट। एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना, वो 931
0.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा कि मैं अगर ये डायरेक्टली ये वैल्यू यूज करूंगी तो स्टूडेंट पूछेंगे कि मिस ये वैल्यू आई कहाँ से, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले इसकी कन्वर्जन समझाऊं फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलूं। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। आप अगर पॉइंट का भी डिफरेंस करेंगे ना तो ये वैल्यू जो है आपके पास ये नहीं आती है। ये एक्चुअल वैल्यू मैंने निकालने की बहुत कोशिश की, मेरे पास नहीं आ रही। कभी 932 आ रहा था, कभी 931 आ रहा था। मैं किसी भी एक चीज को चेंज करती थी तो उसकी वजह से बदल जाती। ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। तो हम वैसे एक्चुअल वैल्यू आप याद रखिए कि आपके पास ये वाली वैल्यू आप यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, जब भी आप ये फॉर्मूला उठाएंगे। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, सबसे ऊपर जहां हमें जो है वो प्रॉब्लम्स को समझना है। अच्छा, इसको मुझे रिमूव भी करना होगा। इरेजर कहाँ है इसका? ठीक है, तो अब हम चलते हैं नीचे। मेरे पास यहाँ पर ये कह क्या रहा है, देखो ये यहाँ पर मेरे पास कह रहा है ये कि ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। यहाँ पर चलती, हाँ यहाँ पर था मेरे पास। ये मैं समझा रही थी आप लोगों को कि मेरे पास इस सवाल में ये कह रहे हैं कि आप इतना तेज क्यों भागता है ये। यहाँ से शुरू है हमारे पास जो है ना, अगर नजर नहीं आ रहा तो ये ब्लर है। मैं इससे ज्यादा क्या बड़ा करूं? चलो सही है, अब सही है। हाँ, सवाल में हमें जो है रेडियम का न्यूक्लियस दिया हुआ है कि 226 रेडियम का न्यूक्लियस दिया हुआ है, जिसपे जो है ना डीके हुआ है। कौन सा? अल्फा डीके वो कह रहा है। द 226 रेडियम जो है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई है और वो कह रहा है कि उसमें कौन सा डीके हुआ है? अल्फा डीके हुआ है। अब ये उसकी इक्वेशन दी हुई है कि रेडियम दिया हुआ है, ये आपके पास पैरेंट न्यूक्लाई है। ठीक है, जब इसका डीके होगा, ये किसी हाई हाई एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जेटिक हाई एक्साइटेड यानी हाई एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा हमारे पास, यानी डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो क्या होगा कि आपके पास ये टूट जाएगा। हमारे पास एक और ये आपके पास अब ये जो टूटा है ये आपके पास ये आपके पास डॉटर न्यूक्लाई है। और ये यहाँ पर जो आपके पास रिजल्ट में जो मिल रहा है वो आपको अल्फा जो है हीलियम न्यूक्लाई मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ अल्फा डीके। ठीक है, तो जब ये टूटा तो उसने क्या किया, उसके मास नंबर में 4 की कमी हुई और उसके एटॉमिक नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है, अब देखो टोटल अगर मैं ये करूं, जब ये टूटा इससे मास नंबर में इसके कमी हुई है। ठीक है, 4 जो है इसने 4 इसके 4 डिजिट्स मास नंबर में कम हुए और एटॉमिक नंबर में इसके 2 में कमी हुई है। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है? हीलियम न्यूक्लाई मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ पर 226 था, 224 था, 4 का डिफरेंस। एटॉमिक नंबर में दो प्रोटॉन्स जो है आपके पास क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो यहाँ पर इसने 2 माइनस किया, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या मिल रहा है? हीलियम न्यूक्लाई मिल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास एक न्यू एलिमेंट मिल गया रेडियम के टूटने के बाद। अब इस एलिमेंट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, RN है ये, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ दिस प्रोसेस। अब हमें क्या करना है कि इस प्रोसेस की क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्यू वैल्यू हमारे पास या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कैसा न्यूक्लियर रिएक्शन है, कि आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपके पास पॉजिटिव होगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और अगर आपके पास वो जो है नेगेटिव हो क्यू वैल्यू, तो आपके पास वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ दिस प्रोसेस फ्रॉम द टेबल। द masses are 226.025 एटॉमिक मास यूनिट फॉर रेडियम। ये रेडियम का यूनिट दिया हुआ है, देखो ये पूरा उसका पॉइंट वाइज दिया हुआ है, पूरा जो है ना डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ है कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख रहे होते हैं, क्योंकि हम इसको जो है ना उस फॉर्म में नहीं लिखते। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी? अब स्क्रीन ऑफ हो गई। मैम अभी स्क्रीन ऑफ हुई है। ये लोग इतना जो तंग करते हैं उसकी वजह से सारा काम होता है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये चल रहा था। चलो मैं एंट्री दे देती हूँ, 2 1 को भी।
तो हमारे पास जो है सवाल में उन्होंने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रॉम द मासेस, हमें मास दे दिया है, ये हमारे पास रेडियम का मास दिया हुआ है, ये हमारे पास जो है उस पैरेंट न्यूक्लाई का मास दिया हुआ है 222.071578। देखो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक हमें इसकी वैल्यू दी हुई है। और हीलियम का दे दिया है, देखो हीलियम का वैसे तो हमारे पास होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 4 मास नंबर होता है इसका, लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूरी के पूरी इन्होंने दे दी है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी है, द पैरान्यूक्लाई इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। देखो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की बात क्यों की है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात इसलिए की है, अगर आप ये देखें जब रेडियम जो है टूट गया आरएन और हीलियम न्यूक्लाई में, तो हमारे पास मास नंबर जो यहाँ था 226, यहाँ भी हम दोनों को प्लस करें तो टोटल 226 बनता है, एटॉमिक नंबर भी हमारे पास दोनों साइड पे सेम है। और हमने जो है कुछ लॉस पढ़े थे न्यूक्लियर रिएक्शंस के, जिसमें हमारे पास एक न्यूक्लियर चार्ज का भी था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एटॉमिक नंबर हो या एटॉमिक मास हो, वो हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, सेम रहता है, चाहे हमारे पास पैरेंट न्यूक्लाई हमारा किसी भी कोई डॉटर न्यूक्लाई में टूट जाए, लेकिन हमारे पास जो सम पैरेंट जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हमारे पास सेम रह रहा होता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो मोमेंटम है, फिर एनर्जी की बात होती है, वो भी जो है हमारे पास सेम रह रही होती है। अच्छा, The paranuclei is an isolated system. Isolated system कैसा सिस्टम होता है जिसमें बाहर वाली चीज का अंदर वाली चीज से कोई ताल्लुक नहीं, अंदर वाली चीज का बाहर वाली चीज से ताल्लुक नहीं। That decay into an alpha particle. पैरान्यूक्लाई में जो डीके हुआ है, पैरान्यूक्लाई एक ऐसा सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, और उसमें जो डीके हुआ है वो अल्फा पार्टिकल का डीके हुआ है। ठीक है, और उसमें जो है हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, जब उसमें डीके हुआ तो अल्फा पार्टिकल इमिट आउट हो रहा है और एक डॉटर न्यूक्लाई मिल रहा है। हमारे पास द सिस्टम इज आइसोलेटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ एन एनर्जी एंड मोमेंटम। और हम जब सिस्टम की बात करते हैं कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका मतलब है हमारे पास उसमें कुछ चीजें जो है क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती है। जैसे मैंने आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज की बात की कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जैसे हमारे पास कांस्टेंट रहा क्या, कि न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है यानी मास नंबर, वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहा है, चेंज उसमें नहीं आया है। हमने सम अप करके लिया ये कि वो टूट गया था पेरेंट से डॉटर न्यूक्लाई में और अल्फा पार्टिकल हमें मिल रहा था, लेकिन जब हम उनका टोटल करते हैं तो वो हमें सेम ही मिलते हैं। तो इसका मतलब है ऐसे सिस्टम में हमारे पास जो एनर्जी और जो मोमेंटम होगी वो भी आपके पास क्या होगी, इनिशियल और फाइनल, वो भी क्या रहेगी, आपस में इक्वल रहेगी, यानी बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन वो हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं आएंगी। हम जो है सबसे पहले क्यू वैल्यू निकालने जा रहे हैं। क्यू वैल्यू आपके पास बराबर होगी किसके, ये आपके पास जो मास है किसका, ये आपके पास mx, असल में हमारे पास x क्या होता है, पैरेंट न्यूक्लाई, और इस वक्त हमारे पास जो पैरेंट न्यूक्लाई है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पैरेंट न्यूक्लाई है वो हमारे पास रेडियम है, रेडियम हमारे पास समझ लो x है। ठीक है, और y जो है हमारे पास Rn है जो कि हमारा क्या है, डॉटर न्यूक्लाई है। ठीक है, और रिजल्ट में हमें एक और चीज मिल रही थी, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जिसका मास m अल्फा है, ये अल्फा है। ठीक है, m अल्फा, और ये my आपके पास क्या है, इसका मास है। ठीक है, और mx किसका है, हमारे पास रेडियम का मास है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको इससे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में हमें इमिट आउट कौन सी चीज हो रही है, हम क्यू वैल्यू निकाल रहे हैं। हम क्यू वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ये जो एनर्जी है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास मास है, ये कौन सा है, ये हमारे पास इसका है, और वो टूटने के बाद वो एनर्जी कौन कौन सी दो एनर्जी मुझे मिली होंगी, ये दो एनर्जीज मुझे मिली होंगी, क्योंकि मेरे पास डॉटर न्यूक्लाई और मेरे पास जो टूटा है, मेरे पास जो पैरेंट न्यूक्लाई मेरे पास टूटा है वो डॉटर न्यूक्लाई और अल्फा डी के अल्फा पार्टिकल में टूट गया है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये वो वाली वैल्यू है जिसको मैं कह रही थी ना, मैंने आपसे निकाली थी, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये रही, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, अच्छा ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, ये रेडियम का है, ये आरएन का मास है, और ये हीलियम का मास है। ठीक है, और मैंने नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मैंने नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इस वैल्यू से, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लेकिन पहले इन सबको सॉल्व किया मैंने, तो ये वैल्यू ये आ रही है मेरे पास 0.0555229, ये यू यूनिट लिखा हुआ है यू। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 931.49। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, वरना मैं समझा नहीं सकूंगी, आगे मैं जा नहीं सकूंगी। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं।
कि अब देखो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ रही है 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये क्यू वैल्यू आई है मेरे पास रिएक्शन की, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल आफ्टर द डीके, यानी जो अल्फा पार्टिकल मेरे पास जो इमिट आउट हुआ है रिएक्शन होने के बाद, एक पैरेंट न्यूक्लाई एक डॉटर न्यूक्लाई में टूट गया और अल्फा पार्टिकल इमिट आउट हुआ है, तो अब मैं उस अल्फा पार्टिकल की जो कि क्या है मेरे पास हीलियम है, उसकी एनर्जी फाइंड करने जा रही हूँ, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना मेरी इस क्यू वैल्यू से, जो ये मेरे पास क्यू वैल्यू है इससे क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि मेरे पास कुछ एनर्जी तो मेरे उस पार्टिकल की होगी ना, जो मेरा डॉटर न्यूक्लाई है, कुछ एनर्जी उसकी भी होगी। अच्छा अब करते हैं आगे प्रॉब्लम। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन इज द क्यू वैल्यू एनर्जी ऑफ द डीके, ठीक है। 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वो टोटल वो एनर्जी है जो किसकी है, डीके की है। और इसमें क्या क्या एनर्जी शामिल होगी? इट इंक्लूड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लाई। मैंने आपसे ये क्या कहा था कि हमारे पास जो हम निकालने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालने हैं, अल्फा पार्टिकल की निकालने हैं। तो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी इस वैल्यू से कम होगी, क्योंकि ये वो टोटल एनर्जी है जो कि हमें ऊपर जो है आफ्टर डीके मिल रही है, दोनों की किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लाई। इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है ना वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लाई की काइनेटिक एनर्जी का सम है, ठीक है। तो क्यू हम ये भी कह सकते हैं हमारी जो क्यू वैल्यू है इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ द न्यूक्लियस। अच्छा डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर द, अब ये लास्ट पेज है, अगर कुछ ब्लर हो रहा हो तो सॉरी। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वुड बी लेस देन 4.87। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास जो है जब आप कह रहे हैं कि Q वैल्यू असल में सम किसका है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड प्लस आपके पास पैरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो हमारी इस Q वैल्यू से क्या होगी, लेस होगी। हमारे पास मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये जानते हैं कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ड्यू टू रेस्ट हमारे पास जो कोलिजन होने से पहले क्या हुआ था, हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम में हमारे पास जो हमारा पैरेंट न्यूक्लियाई था उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वो चीज उस वक्त तो मूव ही नहीं करी ना वो रेस्ट के हालत में, तो इसीलिए उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब उसमें डीके होगा तो डीके होने में वो एक्साइटेड स्टेट से अब ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है, तो उसने एक प्रोटॉन भी इमिट आउट किया है, हीलियम न्यूक्लियाई भी इमिट आउट किया है, और क्या किया है उसने, और वो एक डॉटर न्यूक्लियाई में टूट गया है। तो हमारे पास जो है दो किस्म की एनर्जीज, दो चीजों का मोमेंटम होगा। ये मोमेंटम हमारे पास पैरेंट न्यूक्लियाई का होगा, सॉरी एक मिनट, ये जो हमारे पास मोमेंटम होगा ये हमारे पास जो है हमारे डॉटर न्यूक्लियाई का होगा। कौन सा? ड्यू टू डॉटर न्यूक्लियाई Rn वाला, रेडियम टूटा है Rn में और टूटा है अल्फा पार्टिकल में, तो ये मोमेंटम आपके पास आपके डॉटर न्यूक्लियाई Rn का है और ये मोमेंटम आपके पास अल्फा पार्टिकल का है, ठीक है। तो हमारे पास जो है अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी मैं ले रही हूँ कि Q मेरे पास क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड वाई न्यूक्लियाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दी Q आपके पास क्या सम है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। और अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें, मैंने इक्वेशन नंबर 1 उठाई तो मैंने क्या किया कि ये चीज यहाँ माइनस हो रही थी इज इक्वल्स टू के इस साइड पे ले गई, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से सेट किया कि यहाँ से मैंने v जो मेरे पास मेरा डॉटर न्यूक्लियाई है, मैंने उसकी जो है ना मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी है, तो मेरे पास एम वाई यहाँ डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा था वी वाई से, यहाँ के डिवाइड हो गया, ठीक है। अब फिर मैंने इस वैल्यू को उठा के अपनी इक्वेशन नंबर 2 में जहां मेरे पास वी वाई है वहां मैंने पुट कर दिया। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ मैंने पुट किया, यहाँ इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर जब ओपन होगा तो एक एम वाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों के ऊपर तो स्क्वायर्स आएंगे,
ठीक है, इन दोनों के ऊपर। अच्छा ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे सब चीज़ों को सेम करना है। जितना मेरे पास चीज़ें आसान बनाऊंगी उतना ही मेरा चीज़ों को आसान बनाने का आसान बनाऊंगी, मेरे लिए उतनी आसानियां पैदा होंगी, और जितना मैं मुझ चीज़ों को क्रिटिकल बनाऊंगी उतनी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाऊंगी। अच्छा अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 1/2 ये वाली पूरी चीज़ ना मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले ली। जब यहाँ से कॉमन ली तो ये पूरी चीज तो बाहर आ गई, तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ से मेरे पास ये वाली चीज पूरी बाहर आ गई। तो मेरे पास देखो, अब यहाँ से जो बाहर निकाला है, यहाँ m अल्फा का स्क्वायर था, मेरे पास एक m अल्फा बाहर आया, तो एक m अल्फा यहाँ रहेगा, और ये तो नीचे वाली चीज तो बाहर आई नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर में मौजूद रहेगी। फिर मैंने क्या किया कि ये वाली जो चीज है ना, असल में मेरे पास क्या थी, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी थी, ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी। तो मैंने क्या किया, इस पूरी चीज को जो है मैंने रिप्लेस कर दिया के अल्फा से, और के अल्फा मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमारे पास ये हमने, और के अल्फा, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मेरे पास क्या था, क्यू था ना, यहाँ मेरे पास क्यू था, यहाँ पे मेरे पास ऊपर इक्वेशन में क्यू था। क्यू, क्योंकि क्यू मेरे पास असल में सम किसका था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेरा डॉटर न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूले को जो है वो किया है, सेटिंग की है, तो मेरे पास अब मुझे क्या फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस चीज को उठा के मैं उस साइड पे ले आऊंगी, तो ये पूरी चीज उलट जाएगी मेरे पास। ठीक है, और इस चीज को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो एम वाई ये इस तरीके से भी हो सकता है, के अल्फा इंटू एम वाई प्लस एम अल्फा डिवाइडेड बाय एम वाई। ठीक है, जब ये चीज पूरी की पूरी यहाँ जाएगी तो ये उलट जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, क्यू की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, वो मेरे पास आई 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम वाई का मास था 222, डिवाइड किया, यहाँ एम वाई प्लस एम अल्फा लिखा है, एम वाई का मास वही है 222 222, और हीलियम का मास था 4। ये मैंने इनको सॉल्व किया, इससे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एनर्जी कितनी आ रही है, ये एनर्जी अगर नजर नहीं आई तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एनर्जी जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। और अगर इस एनर्जी को देखें, हमारे पास हमने क्या बात की थी, हमारे पास ये एनर्जी जो है हमारी क्यू वैल्यू से कम होगी, और देखिए ये वाकई में कम है, ये 4.87 है, ये 4.78 है, तकरीबन 0.1 का फर्क है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसका मतलब है 0.1 की कुछ अमाउंट की एनर्जी मेरे पास किसकी एनर्जी होगी, इस डॉटर न्यूक्लाई की एनर्जी होगी। ठीक है, तो आज का जो है मैं प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी है, इसकी वीडियो बनाने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लेक्चर में, आज का लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी, और उसमें कल का लेक्चर भी उसमें बना हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से जो है इसी टाइमिंग 3 बजे मैं आप लोगों की क्लास लूंगी। तो कुछ मैं यूनिवर्सिटी वगैरह का भी मेरा जाने का हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमें ओपन कर दी गई है, तो इस वजह से ना मैं आप लोगों की क्लास अभी 3 बजे ही जो है रखूंगी, कल की भी। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इतना काफ़ी आज के लिए, अभी कोई लीव मत करे, मैं आप लोगों की पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ, जो मेरे पास स्टूडेंट नहीं आए, मैंने जिनकी अटेंडेंस नहीं ले सकी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट